Hello to all and welcome back to your own channel Grammar Zone by Manish sir. I have told you about predicative sentence earlier. Now today I am going to tell you about parts of speech. What is parts of speech and what do you mean by parts of speech? I am going to tell you about parts of speech and it is a very crucial topic and it is the base of English language too. Now I'm going to tell you about parts of speech and there are 8 parts of speech. There are 8 parts of speech. अगर केवल और केवल एक सेंटेंस को बनाने के लिए 8 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इन 8 एलिमेंट्स को ही इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्स जो ये 8 एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो एलिमेंट आता है उसका नाम है नाउन। नाउन। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, स्पेशली मैं इनको एक एक करके वीडियोस में डिवाइड करूंगा। इनके सब पार्ट्स होंगे जो आपको एक आसान लैंग्वेज में सारी चीज़ों को सिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जो बात आई है, मैं भी बात करने जा रहा हूँ नाउन की। ये नाउन क्या होता है? देखिए, नाउन की अगर मैं बात करूं तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा गया। हिंदी में क्या कहा गया? संज्ञा। लेकिन अगर मैं संज्ञा कहूं तो बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि ये संज्ञा क्या होता है, तो इसको और मैं इक्वल लगा देता हूं। एक इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। ये संज्ञा जो होता है वो किसके बराबर होता है? नाम के। इसी को इंग्लिश में आप नेम कहोगे। यानी कि नाउन इज ऑल अबाउट नेम। नाउन इज ऑल अबाउट नेम। या अगर बात करें नाउन की, तो जब भी हम किसी चीज का नाम लेते हैं तो वो नाउन कंसीडर किया जाता है। जैसे कर्टेन। कर्टेन मीन्स होता है पर्दा। ऐसे ही फैन मीन्स होता है पंखा। बुक मीन्स किताब। गार्डन बगीचा। मोबाइल, इस तरीके से बहुत सारे शब्द हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। और एक बात, जब किसी भी चीज का उद्भव होता है या फिर कह लीजिए जब कोई चीज नई चीज आती है तो सबसे पहले उसे एक नाम दिया जाता है जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सके। तो नाउन का एक जो सबसे ज्यादा यूज है, एक कैटेगरी जनरेट करने के लिए, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको नाम देते हैं। इसीलिए नाउन क्या होता है? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा का मतलब नाम होता है। ये नाम किसी भी फेज में हो सकता है। जैसे मैंने कहा टेबल, टेबल इज आल्सो अ नेम। बुक इज आल्सो ए नेम। मोहन इज आल्सो अ नेम। अगर बात करें ट्री, नो डाउट इट्स आल्सो अ नेम। मैंने कहा सोसाइटी, नो डाउट ऑल दीज एलिमेंट्स आर नोन एज नेम। जैसे ये सभी बातें अगर नाउन है तो आप देख रहे होंगे ये सब अलग अलग प्रकार की हैं, सब अलग अलग। यानी कि नाउन के सब सेक्शंस भी होते हैं। मेरे कहने का केवल साफ साफ इतना मतलब है कि नाउन का मतलब नेम होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात आती है दूसरे एलिमेंट की। दूसरा एलिमेंट क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। ये प्रोनाउन अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये शब्द दो बातों से मिलकर बना है। एक तो है प्रो, दूसरा है नाउन। प्रोनाउन। इस प्रो का मतलब होता है के स्थान पर। के स्थान पर। अब नाउन मतलब होता है नाम। ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर या फिर कह लीजिए नाम के स्थान पर आते हैं, यानी कि जो नाम को रिप्लेस कर दे उसे को हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मोहन
is my brother. Mohan is a doctor. Mohan is a hard working man. अगर मैं आपको बात इस चीज को ऐसे समझे, मोहन इज माई ब्रदर, मोहन मेरा भाई है, मोहन इज अ डॉक्टर, एंड लास्ट वन इज मोहन इज हार्ड वर्किंग मैन. ठीक है, अब एक चीज आप क्लियरली जान लीजिए, मैंने कहा है कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, इसमें नो डाउट नाउन होगा, और अगर उसकी रिपीटिशन हुई केवल उसको रिप्लेस किया जा सकता है, सभी को नहीं. जैसे जो पहला सेंटेंस था मोहन इज माई ब्रदर, तो मोहन और ब्रदर ये जो दो नाउन आपके सामने आए हैं ये पहली बार है. जब कोई नाउन पहली बार आता है तो उसे कभी भी प्रोनाउन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यानी कि इस मोहन शब्द को और ब्रदर शब्द को अभी आप रिप्लेस नहीं कर सकते. लेकिन अगर ये बात दोबारा आई है तो जो इसके इक्विवेलेंट होगा, अगर हम उस प्रोनाउन वर्ड को रख दें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा. जैसे इस मोहन शब्द को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते, यहां पर हम कर सकते. मोहन क्या है, एक लड़का है, और लड़के के लिए हमने हमेशा जाना ही का प्रयोग होता है. अगर लड़की है यानी कि अगर जेंडर चेंज हुआ है तो हम उसके लिए शी का प्रयोग करते हैं. अब यहां पर देखिए ये डॉक्टर भी कहीं ना कहीं पहली बार आया है, इस डॉक्टर को भी रिप्लेस नहीं कर सकते. फिर देखिए मोहन आ गया, तो मोहन चूंकि फिर से रिपीट हुआ और मोहन के बराबर ही एक शब्द आता है ही, तो ही इज आल्सो व्हाट, अ प्रोनाउन. आगे देखिए फिर मैन आया था, ये भी नाउन है. मैंने दिखाया कि नाउन तो कई बार आए थे, लेकिन रिप्लेस केवल उसको किया जा सकता है जो एक बार आ चुका हो. मोहन आ चुका था इसलिए इसको मैंने रिप्लेस कर दिया. अदरवाइज हम पहले शब्द जो कि एक मोहन है इस नाउन को रिप्लेस नहीं कर सकते थे. कारण केवल एक, नाउन इज मोर पावरफुल देन प्रोनाउन. बिना नाउन के अगर प्रोनाउन का कोई यूज ही नहीं है तो नाउन को रिप्लेस केवल ये तब कर सकता है जब इसका रिपीटिशन हुआ हो. ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो वो मेरी इस बात को ऐसे समझ लें. काफी समय से आपने इस चीज को जाना कि जब आप छोटे थे तो आपको पढ़ाया जाता था कि काऊ पर आप ऐसे लिखिए, तो आप लिखते थे द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, शी हैज 4 legs. गाय एक पालतू पशु है, उसके 4 पैर होते हैं. लेकिन मैं इसको केवल इस तरीके से कहूं, उसके 4 पैर होते हैं, वह दूध देती है, तो मैं किस एनिमल के बारे में बात कर रहा हूं? अगर आप थिंक करिएगा तो ऑटोमेटिकली एक आंसर आपके दिमाग में तुरंत आएगा, सर गाय के बारे में बात हो रही है, यानी कि काऊ होगा. नहीं, मैंने कहीं पर भी इस चीज के बारे में नहीं कहा है कि 4 पैर और दूध देना ही गाय का सिंबल है. अगर पहली बार काऊ का मतलब जब तक मैं काऊ ना कह दूं तब तक आगे के स्टेटमेंट से ये नहीं बताया जा सकता कि मैं 4 पैर वाली जानवर की जो बात कर रहा हूं वो गाय है कि बकरी. इसीलिए मैंने कहा कि बिना नाउन के, बिना सेंटेंस में नाउन आए प्रोनाउन की कोई वैल्यू नहीं होती. जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो नो डाउट उसका कोई ना कोई एक थीम होता है, कोई एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में वो स्टोरी होती है. तो आप किसी भी स्टोरी को देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको उसका नाम मिलेगा, उसके बाद चीजों को रिप्लेस करते हुए हम प्रोनाउन को देखते हैं. आइए तीसरी बात क्या है वो जानते हैं.
तीसरी बात क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो साफ साफ है, ये एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला ऐसा शब्द जो विशेषता बताता हो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐड करने का काम करता है। एडजेक्टिव में ये जो एड लिखा हुआ है ये ऐड को सिंबलाइज करता है। जो किसी चीज मतलब जो जोड़ दे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन ये जोड़ेगा किसमें? साफ साफ है जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये जोड़ने का काम करता है। लेकिन एक बात आप क्लियरली जान लीजिए, एडजेक्टिव भी किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए पहले आता है। पहले आता है। एग्जाम्पल देखिए शायद समझ जाए, जैसे ग्रीन, ग्रीन लीव्स। यहां पर किसके बारे में बात की गई है? पत्ती के बारे में। पत्ती कैसी है? ग्रीन है, इसलिए ग्रीन क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि वो उसकी क्या बता रहा है? विशेषता। मैंने कहा स्मार्ट, स्मार्ट क्लास। आजकल क्लासेस भी स्मार्ट होती हैं, जैसे स्मार्टफोन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कुछ और भी चीजें ले लेते हैं, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। और एक बात ले लेता हूं, टू आईज, टू आईज। ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो सेकंड वर्ड है वो नाउन है, और नाउन से जो पहले आया है वो उसके बारे में कोई जानकारी दे रहा है। पत्ती कैसी है? हरी है। क्लास कैसी है? स्मार्ट है। आदमी कैसा है? ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार है। आइज कितनी है? दो। आंखें कितनी है? दो। और एक खास बात, इसकी एक खास बात ये जान लीजिएगा, एक जो बहुत बेसिक एलिमेंट है नाउन और एडजेक्टिव के बीच में कभी कुछ नहीं आता, कभी कुछ नहीं आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात मैंने आपसे बताई कि नाउन और एडजेक्टिव के बीच में कभी कुछ नहीं आता है। इसका मतलब जिसको तुम एडजेक्टिव कह दोगे वो नाउन से ठीक पहले लिखा होना चाहिए। एक बात और, सर अगर नाउन के इक्विवेलेंट, अगर नाउन के इक्विवेलेंट ही प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव कब आता है? तो ध्यान से देखिएगा, प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव वर्ब के बाद में आता है। प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव कब आता है? वर्ब के बाद में। जबकि नाउन के लिए एडजेक्टिव कब आता है? ठीक पहले, ठीक है। तो एडजेक्टिव का जो बेसिक एलिमेंट्स था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कुछ बातें और कर ली जाए एडजेक्टिव के बारे में। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन से ठीक पहले आता है। साफ साफ समझ लीजिए, एडजेक्टिव बेसिकली कितने होते हैं? एडजेक्टिव की अगर बात करी जाए तो ये दो होते हैं केवल। एक होता है क्वालिटी और दूसरी होती है क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी को आप कहेंगे मात्रा, क्वालिटी को आप कहेंगे गुण। दो बातें एडजेक्टिव कहलाती हैं। अगर ये दो बातें नाउन की ठीक पहले आई हैं, केवल आप इन्हीं को एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं एक ही एग्जाम्पल दे दूं, जैसे वाइज मैन। आदमी, ये जो आदमी है इससे पूछिए कैसा, आंसर दे दे तो वो क्वालिटी बता रहा है। कैसा आदमी है वो? वाइज है। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान या फिर समझदार। आदमी कैसा है? समझदार। अगर नाउन से कैसे से कोई क्वेश्चन किया जाए, आंसर मिल जाए, तो आप उसे क्वालिटी वाला एडजेक्टिव कहते हैं। जबकि 5
फिंगर, उंगलियां। इससे अगर पूछा जाए कितनी या कितना, अगर नाउन से कितना लगाकर प्रश्न किया जाए, आंसर मिल जाए, तो हम उसे क्वांटिटी कहते हैं। तो देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ एडजेक्टिव, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। बात आती है सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नाउन के पहले आने वाला शब्द क्वालिटी और क्वांटिटी ना बता रहा हो सकता है, हो सकता है। अगर ऐसा है तो क्या हम उसे एडजेक्टिव नहीं कहेंगे? समझ लेते हैं। एडजेक्टिव की थ्योरी ये कहती है कि मैं नाउन के ठीक पहले आऊंगा। कोई दिक्कत नहीं। एडजेक्टिव से पहले, जो नाउन से ठीक पहले आए वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एक चीज जान लीजिए कि एडजेक्टिव में मैंने आपको दो एलिमेंट बताए थे, एक था क्वालिटी और एक था क्वांटिटी। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इन दोनों के बाद क्या आता है? नाउन। आगे देखते हैं, नाउन से ठीक पहले एक और शब्द आता है जिसे आप क्वालिफायर कहते हो। शुरुआत में मैंने आपको अर्लियर क्लास में मैंने इसको पढ़ाया था, जो पहले की वीडियोस थी उसमें मैंने बताया था क्वालिफायर क्या होता है। क्वालिफायर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, बट बेसिकली अगर ओरिजिनलिटी के साथ कहा जाए तो ये एडजेक्टिव होता नहीं, केवल प्लेसमेंट के आधार पर। जैसे नाउन से ठीक पहले आने की वजह से भी एडजेक्टिव है, ये भी नाउन से ठीक पहले आता है, प्लेसमेंट के आधार पर इसे हम एडजेक्टिव कह सकते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं होता। अब बात आती सर होता क्या? जैसे मैंने लिखा माई ब्रदर। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे ज्ञानी लोग आपको माई के बारे में कहेंगे सर ये प्रोनाउन है। पूछा जाएगा सर कौन सा प्रोनाउन, तो हवाला देते हुए साफ साफ कह देंगे सर ये पजेसिव केस है, इसलिए पजेसिव प्रोनाउन होगा। एक चीज क्लियर हो गई। लेकिन एक बात आप क्लियरली जान लीजिए, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन के ठीक पहले आता है, अगर वो क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं बता रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वालिफायर कहते हैं। यहाँ पर माई भी क्वालिफायर है। क्वालिफायर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, नॉट प्रोनाउन, नाउन। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे द काउ। गाय से पूछो कैसा, आंसर में दा नहीं मिल रहा है। इसी गाय से पूछो कितना, आंसर में दा नहीं मिल रहा है। नो डाउट, जब कैसे और कितने का आंसर नहीं मिलता और वो बात नाउन से ठीक पहले आई हो तो उसे हम क्वालिफायर कहते हैं, ना कि एडजेक्टिव। अब बात आती है सर ये तो कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। कंफ्यूजन इस बात की कि मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बैठे हैं और हमको ये डिसाइड करना है कि एडजेक्टिव है कि क्वालिफायर। जैसे ही इज माई ब्रदर, और हमसे डिसाइड करना है कि ये सर ये जो माई है वो है क्या। तो ऑप्शंस कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे प्रोनाउन, जैसे एडवर्ब, जैसे एडजेक्टिव, और जैसे सी डी, नन ऑफ दीज। अगर कुछ ऑप्शंस ऐसे सेट कर दिए गए हैं तब हम क्या करेंगे सर? ये तो आपने कहा सर प्लेसमेंट के आधार पर एडजेक्टिव है। दूसरा आपने कहा कि ये ओरिजिनल एडजेक्टिव नहीं है, मतलब वास्तव में एडजेक्टिव होता नहीं है, प्लेसमेंट के बिहाफ पर। तो ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन है प्रोनाउन का, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ब का। साफ साफ है सर ये एडवर्ब तो नहीं है, ये एडवर्ब नहीं है। नन ऑफ दीज को भी हटा देते हैं। अब बचा सर ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव। सर माई का चेहरा देखने से तो मुझे लगता है कि ये प्रोनाउन है, लेकिन ये प्लेसमेंट चूंकि नाउन से ठीक पहले हुए, अभी ये क्या है? एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन कब होगा ये मैं बाद में बताऊंगा, या फिर आप ऐसे समझ लिए प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता। ये नोट कर लीजिए कि प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता।
सर ऑप्शंस को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं हम। इसकी जगह पर अगर यहां लिखा होता क्वालिफायर, तब हम क्या करते? तो नो डाउट एडजेक्टिव को टिक नहीं करेंगे, तब आप क्या कहेंगे? क्वालिफायर। क्योंकि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव है नहीं, केवल प्लेसमेंट के बिहाफ पर हम इसे एडजेक्टिव कहते आए हैं। अगर एडजेक्टिव और क्वालिफायर दोनों ऑप्शंस में हैं तो हम सबसे पहले टिक करेंगे क्वालिफायर को। अगर क्वालिफायर हट जाता है तो नो डाउट प्लेसमेंट के बिहाफ पर हम इसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव का जो बेसिक टर्म्स था या फिर बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। अगला एलिमेंट आता है, चौथा एलिमेंट है वर्ब। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट। बात आती है सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? साफ साफ है, कुछ लोग घबराते हैं और कहते हैं सर उनको टेंस नहीं समझ में आता। ठीक है, जो चीज है ही नहीं अगर उसके बारे में पढ़ा जाएगा तो समझ में कैसे आएगा? वर्ब वास्तव में, इस टेंस को वास्तव में हम वर्ब कहते हैं, ना कि टेंस नाम का कुछ भी होता है। बात आती है ऐसे ही समझिएगा, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टोटल 8 एलिमेंट्स हुए। यानी कि अंग्रेजों ने कहा कि मेरी भाषा में केवल और केवल 8 एलिमेंट्स होते हैं, मेरे पास 9वां एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो बात आती है कि टेंस, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शन में कहीं पर टेंस लिखा होता है? नहीं। ऐसे समझिए, जिसे आप वर्ब कहते हो उसी का दूसरा नाम टेंस हो सकता है। वैसे टेंस कहकर इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात आती है वर्ब क्या होता है। वर्ब को हम क्रिया कहते हैं। वर्ब को हम क्या कहते हैं? क्रिया। अच्छा, क्रिया क्या होती है? ठीक है, एक चीज ये भी जान लीजिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए फाइनाइट वर्ब इज नोन एज सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? एक सेंटेंस में अगर क्रिया है तो ही वो सेंटेंस कहलाएगा। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स कभी भी सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते जब तक उसमें क्रिया ना हो। अगर वर्ब आ गया है तो वही ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाता है? सेंटेंस। यानी कि बहुत ही पावरफुल एलिमेंट का नाम है वर्ब। वर्ब के कुछ बेसिक एलिमेंट्स की बात करें तो वर्ब केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक डू और एक बी। बी का मतलब होता है कर। ठीक है, और इसके पहले अगर आप टू लगा दिए तो इसमें जोड़ दिए करना। ऐसे डू मतलब, सॉरी, बी मतलब होता है हो, और इसके पहले चूंकि टू लगा हुआ है ना जोड़ दीजिए हो जाएगा होना। ऐसे कर, इसमें ना जोड़ दिए क्योंकि इसके पहले क्या लिखा है? टू। इन्फिनेटिव ना के साथ ही अर्थ देता है, हो गया करना और होना। 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं वर्ब के साथ सेक्शन में। अच्छा, इसको एक शब्द में बोले तो सर आप इसे टाइम में कंसीडर कर लीजिए और इसे आप एक्शन कंसीडर कर लीजिए, समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिएगा, सिंग। आपसे कोई कहे सिंग, दैट मीन्स गाओ। मैंने कहा कम, कम इट मीन्स आओ। मैंने कहा प्ले, इट मीन्स खेलो। तो आपने देखा कि इसको हम कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम करना यानी कि टू डू वाली क्रिया कहते हैं। टाइम की बात करें, जैसे इज, जैसे वॉज, जैसे हैज, जैसे कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, हैज का मतलब होता है, इस का मतलब भी होता है, और वाज मतलब होता है था। तो नो डाउट है और था से आपने क्या जाना? है लगा है तो प्रेजेंट और था लगा है तो पास। इस तरीके से आप ये समझ लीजिए वर्ब के 2 फार्मूले हैं, एक टू डू वाला और एक टू बी वाला। टू बी हमेशा टाइम को इंडिकेट करता है, इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती। मीनिंग का मतलब क्या? है से कोई आपको अर्थ निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, केवल टाइम का इंडिकेशन है। जबकि यहाँ पर इसकी मीनिंग है, क्योंकि ये जो मीनिंग दे रहा है वो शब्द में है। मैंने कहा खेलो, मैंने कहा खाओ, मैंने कहा कमाओ, अर्न करो।
तो नो डाउट क्रिया कितने प्रकार की होती है, टू बी और टू डू वाली। ठीक है, ये तो हो गया इसकी बेसिक टर्म की बात। ठीक है, बिना किसी वर्ब के एक सेंटेंस में कभी भी उसे ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। एक बात और, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा संकोच में या फिर कह लीजिए भ्रम में भी आ जाएंगे। क्या है वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कभी भी टू बी और टू डू वर्ब एक वाक्य में साथ साथ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस में या तो टू बी आएगा या टू डू। एग्जाम्पल जैसे आई गो, ध्यान से देखिएगा, आई गो हिंदी में बोले तो क्या होता है, मैं जाता हूं। ठीक है, दूसरा एक सेंटेंस देखिएगा, he played, उसने खेला, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें ये जो वर्ब है वो शब्द के अर्थ में है। जैसे गो का मतलब होता है जाता, ठीक है, इसका पूरा मीनिंग आ रहा है, नो डाउट ये क्या है, टू डू वाली क्रिया है गो, इसीलिए इसमें टू बी नहीं आया है। इसमें क्या है, प्लेड। ध्यान से देखिएगा, वर्ब का केवल ऐसे सिद्धांत समझ लीजिए, वर्ब हमेशा सेकंड प्लेस पे आता है। मैंने आपको प्रेडिकेटिव सेंटेंस जब पढ़ाया था, मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद जो दूसरा एलिमेंट आता है वो क्या कहलाता है, वर्ब। तो इसमें दूसरा एलिमेंट क्या है, प्लेड। तो नो डाउट आगे इस सेंटेंस को मैं बढ़ा सकता था, ही प्लेड फुटबॉल या फिर ही प्लेड चेस। तो सेकंड प्लेस पे जो आएगा उसी को हम वर्ब कंसीडर करते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गा रहा हूं। तो नो डाउट दूसरे स्थान पे क्या है, सिंगिंग। अच्छा मैं आपसे पूछूं वर्ब क्या है, बहुत सारे लोगों का जवाब तुरंत आएगा, सर सिंगिंग उसमें वर्ब है। तो ध्यान से देख लो, आंख से देखना, सेकंड प्लेस पे क्या है, पहले प्लेस पे आई लिखा हुआ, सेकंड प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, एम, यानी कि जो वर्ब है वो इसमें क्या होगा, एम। सिंगिंग नो डाउट न जाने क्या है, वर्ब नहीं है। बात आएगी सर हमको तो लग रहा है कि गाने का ही काम हो रहा है, सही है, आपके लगने मात्र से सिंगिंग क्रिया नहीं हो जाएगी। जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है वो वर्ब के सेक्शन में जो वर्ब के फॉर्म लिखे हैं उसको खोलेंगे बुक में तो दिखाई देगा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका नाम प्रेजेंट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका नाम पास्ट है। उसके आगे जो थर्ड और फोर्थ फॉर्म के बारे में जो लोग जिक्र करते हैं, थर्ड के ऊपर लिखा होगा पास्ट पार्टिसिपल और जिसमें इंग लगा होगा उसके ऊपर लिखा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बात आती है सर ये पार्टिसिपल, अगर ये फॉर्म होता तो उसके साथ फॉर्म ही जुड़ा होना चाहिए था, पार्टिसिपल नहीं। अब बात आती है सर ये पार्टिसिपल क्या होता है, तो पार्टिसिपल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि जिसे तुम सेकंड फॉर्म कहते हो, सॉरी जिसे आप थर्ड फॉर्म कहते हो, जिसे आप फोर्थ फॉर्म यानी कि इंग वाला फॉर्म कहते हो, वो भी क्या होता है, एक प्रकार से एडजेक्टिव होता है। आगे देखते हैं, मैंने आपको वर्ब भी समझा दिया कि वर्ब क्या होता है। आगे बात आती है, आगे है आपके लिए एडवर्ब। एडवर्ब ये आपका पांचवा एलिमेंट है, इसको आप कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। अब ये एडवर्ब क्या होता है वो समझ लें। देखिए जो एडवर्ब होता है
इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। साफ साफ ही ऐसे कुछ चीजों को समझिएगा। इसका काम इसका काम मॉडिफाई करना है। इसका काम क्या है? मॉडिफाई करना। अब बात आती है सर ये मॉडिफाई क्या होता है? डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों ने अपने पुर्जे कहीं अलग से खरीदे और नया कार बना दिया, नई गाड़ियां बना दी। उसमें उसने क्या कर दिया? सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ एक नया एलिमेंट बना दिया। तो इसका काम होता है मॉडिफाई करना। प्रश्न आएगा सर ये मॉडिफाई का मतलब होता है थोड़ा सा रूप में बदलाव करना। अब मॉडिफाई करने से क्या होगा या फिर ये किसको मॉडिफाई करता है? तो उस आंसर ऐसे याद कर लीजिए, इसका संबंध नाउन प्रोनाउन को छोड़कर। ठीक है, साफ साफ है। जो नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर और सबके लिए आता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 हिस्से हैं, उसमें से अगर नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अगर कोई शब्द किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आया है तो उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का काम क्या है? केवल वो दो लोगों से संबंध नहीं रखेगा, एक तो नाउन से और दूसरा प्रोनाउन से। जैसे ही इज वेरी फास्ट। नो डाउट ये क्या है? प्रोनाउन। ये क्या है? वर्ब, क्योंकि सेकंड प्लेस पे है। फास्ट इसमें क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से जो ठीक पहले आया है ये क्या हो सकता है? वेरी मतलब बहुत। तो सर ये नाम नहीं, यानी कि ये नाउन नहीं है। और चूंकि ये नाउन नहीं है तो ये किसी प्रोनाउन के लिए भी नहीं आया है। ठीक, ये किसके लिए आया है? एडजेक्टिव के लिए। जो बात एडजेक्टिव के लिए आती है वो क्या कहलाएगी? एडवर्ब। किसके लिए नहीं आएगी? ये नाउन और प्रोनाउन के लिए नहीं आएगी और सबके लिए आ सकती है। ठीक है, तो एडवर्ब क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन से कोई रिश्ता नहीं रखता है। अगले एलिमेंट का नाम है प्रीपोजिशन। अगले एलिमेंट का क्या नाम है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहीं ना कहीं शुरू से ही इस पर मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहा। ये प्रीपोजिशन क्या होता है? साफ साफ ऐसे समझिए सर, ये प्री है और ये है पोजीशन। प्री पोजीशन। प्री मतलब क्या होता है? पहले। और पोजीशन का मतलब स्थिति या फिर स्थान। जिसका स्थान पहले हो वो प्रीपोजिशन कहलाता है। बात आती है किसके पहले हो, तो नो डाउट प्रीपोजिशन क्या होता है वो समझिए। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन नाउन के ठीक पहले आता है। ठीक पहले। अगर ये नाउन के ठीक पहले आता है तो नो डाउट प्रोनाउन के भी कहाँ आएगा? ठीक पहले। देखो पोजीशन का मतलब क्या हुआ? साफ साफ है, जो पोजीशन बताने का काम करे वो भी किसकी? नाउन की। और नाउन से पहले आए उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, समझ में आ जाएगा। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। मैं अगर कहूं तो इसका अर्थ इस तरीके से आएगा, मेज पर एक किताब है। मेज पर किताब है। मेज पर किताब है। ध्यान से देखिए, इसमें बुक की पोजीशन बताई जा रही है। ठीक है, और उसकी पोजीशन किस पर है? टेबल पर। ठीक, तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि प्रीपोजिशन जो होता है वो एक नाउन की पोजीशन दूसरे नाउन से करता है। यानी कि जो प्रीपोजिशन होता है
उसको यूज करने के लिए कम से कम एक सेंटेंस में कम से कम 2 नाउन का होना बहुत जरूरी है। बिना 2 नाउन के प्रीपोजिशन का कोई यूज नहीं है। और भी एक स्पेसिफिक बात बताता हूं, जैसे एक चीज ये भी जान लीजिए, प्रीपोजिशन और क्या है। जैसे हमारे शरीर के लिए बैकबोन की जरूरत है, बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इस सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर देने के लिए ऑन का बहुत उपयोग है। अगर मैं यहां से ऑन को हटा दूं, अब सेंटेंस क्या उसको पढ़े। द बुक इज द टेबल, किताब जो है मेज है, किताब मेज है। आपने देखा कि मात्र मैंने प्रीपोजिशन को यहां से हटाया है, सेंटेंस लड़खड़ा कर गिर गया। जैसे अगर आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आप कभी खड़े नहीं हो सकते, वैसे ही अगर एक सेंटेंस में जो आने वाला प्रीपोजिशन है उसका यूज ठीक से नहीं किया गया तो उसकी मीनिंग कभी भी ठीक नहीं आ सकती। तो प्रीपोजिशन का काम क्या है, पोजीशन बताना। आगे देखते हैं, अगली हेडिंग है जिसका नाम है कंजंक्शन। अगला है 7वां कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक। अब बात आती है सर संयोजक क्या होता है। आप पहले इतना देखें, लिखा है जंक्शन। जंक्शन से आपको पता चलेगा सर ये शब्द सुना सुना सा है। अक्सर आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन जो एक साथ कई ट्रेनों को एक समय में ही गुजरने देते हैं, उन्हें हम जंक्शन कहते हैं। जैसे गोंडा जंक्शन, जैसे लखनऊ जंक्शन, जैसे कानपुर सेंट्रल, यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या है, जंक्शन। ऐसे ही छोटे छोटे रूरल अर्बन एरियाज में छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, उनको केवल और केवल स्टेशन कह दिया जाता है, वो जंक्शन नहीं होते। जंक्शन का काम होता है जोड़ना। तो नो डाउट कंजंक्शन यानी कि संयोजक का काम होता है जोड़ना। बात आती है सर ये जोड़ेगा किसको। साफ साफ जान लीजिए कि कंजंक्शन भी बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है। ये आप एक जैसी अलग अलग सभी प्रकार की चीजों को आसानी से जोड़ सकता है, क्योंकि इसका काम है जोड़ देना। ये एक प्रकार से मान लीजिए फेविक्विक है, इसके पास वो एलिमेंट जिन्हें फेविक्विक से जोड़ा जा सकता है सब जोड़ा जा सकता है उससे। इसीलिए कंजंक्शन का काम क्या है, जोड़ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सरल सा एक कंजंक्शन लेता हूं, जैसे राम एंड श्याम। यहां पे एंड ने क्या किया, 2 नाउन को आपस में जोड़ा है। जैसे यू एंड आई, अभी इसने क्या जोड़ा, प्रोनाउन को। जैसे गुड एंड बैड, नो डाउट आप देख रहे होंगे कि इसने एडजेक्टिव को भी जोड़ दिया। इसका मतलब इसका केवल काम है जोड़ना और इसका कोई काम नहीं है। और ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, क्योंकि इसका एक रीजन बता देता हूं, साफ साफ जान लीजिए। जिसे आप कंजंक्शन कहते हैं, इसका संबंध कहीं ना कहीं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस से भी है। ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड क्या होता है, आने वाले सेशंस में जब कंजंक्शन को एक बार पढ़ा जाएगा तब बता पाऊंगा। अगला है आपका लास्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन क्या होता है, इसे आप विस्मयादि बोधक कहते हैं। मयादि बोधक। बात आती है सर विस्मयादि बोधक का मतलब होता है सरप्राइज। ये सरप्राइज क्या होता है सर, साफ साफ है, आप भी लोगों को सरप्राइज देते हैं, या फिर अचानक से कोई जब घटना घटती है तो आपके मुंह से जो शब्द निकल जाते हैं अचानक से। जैसे अगर जलती हुई चीज को, जैसे कि कोई चीज गर्म है उसको छू लीजिए, उफ, या फिर आउच, निकल जाता है। इस शब्द का कोई मीनिंग नहीं होता। तो जो इंटरजेक्शन होता है उसमें केवल सरप्राइज शो करने वाले शब्द आते हैं, जैसे ब्रावो,
शाबाश, हुर्रे, नो डाउट। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको हुर्रे शब्द आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही अलास, अलास मीन्स होता है हाय, ये इस तरीके का नहीं है, ये दुख प्रकट करने वाला हाय, या फिर ओ, आह। ये जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड की पहचान कुछ ऐसे मान लीजिए, इनके बाद एक्सक्लामेटरी साइन होगा, इसे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं, इसे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन करते हैं। जैसे आह, जैसे ओहो। ये सारे शब्द अचानक से निकलते हैं जब आपके सामने कोई सरप्राइज आ जाता है, सरप्राइजिंग एलिमेंट आ जाता है, तब ये निकलता है। नो डाउट आज मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका एक इंट्रो देने का काम किया। इंट्रो इसलिए भी क्योंकि आप स्पेसिफिकली चीज़ों को समझ सके। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा आपके सामने वो होगा द नाउन। अभी मैं इसके बाद आपको नाउन से रिलेटेड चीज़ों को बताऊंगा और स्पेशली आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी सेंटेंस में ये जो लिखा है ये नाउन है, बिना ये जाने कि उसकी मीनिंग क्या होती है। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो अ लॉट। नाउ subscribe and share it as much as you can. So I am going to wind up today. We will meet tomorrow with a new topic known as the noun. Jai Hind, Jai Bharat.